जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी ने इधर होल्डिंग सेंटर बनाने की घोषणा की और घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू हुई तो उधर सैकड़ों मुस्लिम बस्तियों में अफरा तफरी मच गई। बोरिया बिस्तर बंद गया और वो दौड़ पड़े बॉर्डर की तरफ। जमावड़ा लगा दिया बॉर्डर पर और हालत ये हो गई कि सेंट्रल फोर्स और बुलानी पड़ी ताकि इन्हें रोका जा सके। अब इन्होंने बॉर्डर के पास भीड़ लगाई हुई है, अपना सामान बैग बिस्तर लेकर बैठे हुए हैं कि हम जो है बॉर्डर पार करें, बीएसएफ हमें जल्द से जल्द उस तरफ भेज दे कि बजाय कि हम डिटेंशन सेंटर में बैठे रहे। आप ये वीडियो देखिए जो आया है नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर से, हकीमपुर इलाके का है। यहाँ पर घुसपैठिए अपना बिस्तर लेकर अपना बैग लेकर बैठे हुए हैं। इनकी जाने की तैयारी पूरी है। जो अभी तक जमकर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह बीजेपी सत्ता में ना आए, किसी तरह हमें यहां से निकाला ना जाए, हम यहीं पर कब्जा करके बैठे रहें, अब इनकी उम्मीदें खत्म हो गई है। हताशा निराशा छाई है कि अब जो है बांग्लादेश की तरफ लौट चलो। ये वीडियो बीजेपी ने भी अपने एक्स हैंडल पर डाला है और बताया है कि क्या हालात इस वक्त हो गए हैं। ये स्थितियां उस समय भी बनी थी जब एसआईआर शुरू हुई थी। एसआईआर के समय भी इस तरह के वीडियो आए थे। ये लोग ऐसे ही बॉर्डर के पास वाले इलाके पर जाकर जमा हो गए थे और निकलने के लिए भीड़ लगाई हुई थी। लेकिन निकलने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर खड़े हुए उधर से दरवाजा खुला और निकल गए। बीएसएफ इनका पहले बायोमेट्रिक डिटेल लेती है, डेटा लेती है, उसके बाद इन्हें वहां पर जाने के लिए छोड़ा जाता है ताकि ये जो आए हैं कभी ये दोबारा आए या कहीं पकड़े जाएं और जो डेटा वहां रहे तो उसे पता चले कि ये कौन थे, ये पहले भी आए थे और इसीलिए सीधे साफ हो जाए कि ये बांग्लादेशी है। तो इनका डेटा भी रखा जा रहा है और इन्हें निकाला जा रहा है। अब ये डर इनमें कैसे आया, कैसे ये इकट्ठे हो गए? जो अभी तक चुनाव के बाद एसआईआर के बाद देखिए ये लोग रुक गए थे क्योंकि टीएमसी ने हल्ला ऐसा मचाया कि हम बचाएंगे, हम करेंगे, ममता बनर्जी बचाएगी। इन्होंने खूब हल्ला किया कि हम एसआईआर में नाम तुम्हारा लगा ही देंगे। लेकिन हुआ क्या कि टीएमसी भी कुछ नहीं कर पाई। 27 लाख नाम ऐसे हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में बाहर हो गए और ये तो तय है कि ये जो लोग जा रहे हैं इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। अगर वोटर लिस्ट में नाम होता तो ये यहाँ रहने का रिस्क ले लेते क्योंकि तब इनके पास दिखाने के लिए कागज होते, डायरेक्ट इनके ऊपर एक्शन नहीं होता। लेकिन इन सब के पास अब वोटर आईडी नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनके पास वोटर आईडी था नहीं, इनका नाम अभी हटा होगा और कई के पास हो सकता है कि पहले वोटर आईडी हो और उन्होंने वोट भी डाला हो। क्योंकि जो एसआईआर के दौरान गए थे उनमें से कई लोगों ने बताया कि हमने 2-2, 3-3 बार वोट डाल चुके हैं, बांग्लादेशी हैं, यहाँ वोट डाल के जा रहे हैं और वो खुद बता भी देते हैं अपने बारे में। कितनी सामान्य स्थितियां वहां पर इनको लेकर हो गई है कि अगर आप दिल्ली में पूछोगे किसी, ये अधिकतर जो है बांग्लादेशी यहाँ कूड़ा साफ करने के काम में लगे हुए हैं, कूड़ेदान पर काम करते मिलते हैं। आप दिल्ली के इनके लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे हम हावड़ा से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, कोई नहीं बताएगा बांग्लादेश से आए, क्योंकि यहाँ डर है इन्हें कि अगर बता दिया तो पकड़े जा सकते हैं, शिकायत हो सकती है। लेकिन बंगाल में डर भी नहीं है। बंगाल में साफ बता देते हैं हाँ जी हम तो बांग्लादेश से आए हैं, यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो हम वोट डाल चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई शिकायत भी कर लेगा तो ममता दीदी बचा देंगी। ममता दीदी के राज में हमें कौन कुछ करने वाला है, जेल में कुछ दिन रखेंगे भी तो उसके बाद छोड़ देंगे। यहाँ बैठे कुछ लोगों से जब मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने क्या कहा कि हमें तो लगा था कि टीएमसी आ जाएगी तो इसलिए हम रुके हुए थे, लेकिन बीजेपी आ गई है तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि टीएमसी के रहते क्या था हाल। अगर टीएमसी आ गई होती, ममता बनर्जी आ गई होती तो ये घुसपैठी बंगाल में ही बैठे होते। ये तो सबके सामने है ना, ये किसी से छुपा नहीं है कि ये वीडियो भी है, बड़े बड़े मीडिया हाउस भी इस पर बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ये वीडियो जारी कर रही है, तो मतलब इसमें कोई झूठ तो है नहीं। ये लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, ये बांग्लादेशी है। इससे ये साबित होता है कि ये बंगाल में रह रहे थे और जब ये कहते हैं कि टीएमसी आती तो हम यही रहते, तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को बैठाकर रखा हुआ था।
इसी वजह से बांग्लादेश में भी समस्या हो रही है। जमाते इस्लामी तड़प रहा है, पाकिस्तान उधर से तड़प रहा है कि चलो हम तो कुछ नहीं कर पाए इधर, तो कम से कम बांग्लादेश के जरिए ही सही, यहाँ तो कम से कम मुसलमानों की हम संख्या बढ़ा रहे हैं, और वो भी वो मुसलमान जिन्हें भारत से कोई मतलब नहीं, जो यहाँ सिर्फ नोचने खसोटने खाने आए हैं, जो यहाँ का संसाधन खाने आए। इस तरह से समझिए कि आप कोई पेड़ है, उस पेड़ से आप फल खा रहे हैं, उस पेड़ के पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा उस पेड़ को आपने ठूंठ बना दिया, लेकिन उस पेड़ पर आपने ना पानी दिया, ना खाद दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसे इस्तेमाल किया। तो यही है, ये भारत को खाने आए हैं, यहाँ का संसाधन इस्तेमाल करने आए हैं, इन्हें भारत से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इनकी आबादी बढ़ाकर भारत को इसी तरह से बदलाव किया जा रहा था, डेमोग्राफी बदली जा रही थी। अब नहीं हो रहा है तो परेशानी हो रही है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसले किए, पिछले 3-4 दिन के आप फैसले देखिए, उन्होंने पहले तो शुरुआत में ही बांग्लादेशियों के खिलाफ बीएसएफ को इन्होंने जमीन दे दी थी कि भाई बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, घुसपैठिए नहीं आने चाहिए। फिर दूसरा, उसके बाद बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए और साफ तौर पर कहा कि जो भी पकड़ा जाएगा वो बीएसएफ को दिया जाएगा और बीएसएफ उसे बाहर भेजेगी, यानी कि जो जहां से आया है वहीं जाएगा, यहां नहीं रहेगा। उसके बाद जो पैनिक हुआ, वो पैनिक हुआ होल्डिंग सेंटर से। शुभेंदु अधिकारी ने सभी जिलों के जिला अधिकारी जो है उनको एक आदेश दिया कि सभी जिलों में एक होल्डिंग सेंटर होना चाहिए, और आदेश के अगले दिन होल्डिंग सेंटर भी बन गए हैं, यानी कि चिन्हित कर लिए गए हैं। और इन किस तरह के होल्डिंग सेंटर है? 10 फीट ऊंची दीवार, कांटेदार दीवार, और कई कमरे उसके अंदर होंगे, खुली जगह होगी, महिला पुरुषों को अलग रखा जाएगा। परिवार अगर कोई एक साथ पकड़ा गया है तो परिवार साथ रहेगा, अगर आप अकेले अकेले पकड़े गए हैं तो अलग अलग रखे जाएंगे। खाने की व्यवस्था होगी, मेडिकल सुविधाएं होंगी, लेकिन उनको वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, जो बड़ी इस तरह की दीवारें जिनकी 4 दीवारी है चारों तरफ, उनको होल्डिंग सेंटर बना दिया गया है। और बनाते ही मालदा में 9 घुसपैठिए पकड़े गए, उनको होल्डिंग सेंटर में रखा गया, और मुर्शिदाबाद में 3 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। अब इनके लिए आदेश ये जारी किया गया है कि अगर पकड़े जाते हैं कहीं से, तो आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन से पकड़े गए, वहां पकड़ा पुलिस ने, या पुलिस को कहीं और मिले, बस स्टेशन पर मिले, तो वो जेल नहीं जाएंगे, वो अदालत नहीं जाएंगे, वो सीधे बीएसएफ के पास जाएंगे। बीएसएफ उन्हें उनके बायोमेट्रिक डिटेल लेगा, उन्हें खाना भी खिलाया जाएगा, और उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ये उन लोगों का होगा जिनका तुरंत के तुरंत जो है ये स्पष्ट है कि वो बांग्लादेशी हैं, वो तुरंत पकड़े गए हैं और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ज्यादा इंतजार नहीं, रातों रात जाओ। अब दूसरे तरीके के जो अपनी नागरिकता का दावा कर रहे हैं, जिनके ऊपर संदेह है, संदिग्ध है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं तो जी हम तो भारत के हैं, अब उनको 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। 30 दिनों के अंदर उन्हें साबित करना होगा कि वो भारत के हैं, उन्हें दस्तावेज देना होगा। अगर ये बंगाल के हैं तो 30 दिन, अगर बंगाल के बाहर के हैं, उनका कहना है कि भाई हम तो दूसरे राज्य के हैं, तो उसकी जांच करने के लिए, सत्यापन करने के लिए 90 दिन का समय है। अगर उसमें नहीं तय हो पाता है तो भी वापस भेज दिया जाएगा। तो अधिकतर जो है मामले 30 दिन से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि रखकर सालों साल पाल रहे हैं, वहीं पर जो है उन्होंने घर ही डिटेंशन सेंटर को ही घर बना लिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार आएंगे लगातार जाएंगे, वरना तो डिटेंशन सेंटर भर जाएगा। तो यहाँ पर लाएंगे, वो अपना 30 दिनों के अंदर साबित कर पाए तो ठीक है, अगर अधिकारियों को यकीन हुआ कि वो भारतीय है, नहीं तो उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बीएसएफ जो है उन्हें छोड़ देगा बॉर्डर के पार। ये तो बात देखिए, बॉर्डर के पार आप छोड़ दो ना, कोई मारपीट नहीं है, कोई बुरा व्यवहार नहीं है, खिलाया पिलाया है, बीमार होंगे दवाई भी दी जाएगी, पूरा मानवीय व्यवहार किया जाएगा, लेकिन उन्हें बॉर्डर के पार छोड़ दिया जाएगा कि अब आप यहाँ से जाओ। अब वापस तो जा नहीं सकते, यानी कि इधर तो आ नहीं सकते भारत की तरफ, तो उसी तरफ जाएंगे, बांग्लादेश की तरफ। अपने देश जाएं, वहां के कागज है ही तुम्हारे पास, वहां दिखाओ और अपने गांव चले जाओ, जैसे आए थे वैसे निकल जाओ। तो ये अब पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन जब ये सब सामने आया तो उसके बाद इन बस्तियों में जो भगदड़ मची है, जो अपने बैग पैक कर लिए थे अब उन्हें उठाकर निकल पड़े हैं कि यहाँ से निकलो, डिटेंशन सेंटर में चले गए तो फिर कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। फिर वहां पर कब तक रखे जाएंगे, वहां पर क्या स्थितियां बनेंगी, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो पकड़ में आ जाएगा, या फिर कोई और जानकारी है, तो ये फंसना नहीं चाहते कि डिटेंशन सेंटर को लेकर डर है। और डर होना स्वाभाविक है,
क्योंकि अभी तो आप खुले में मजे से रह रहे हो, फिर आप एक चार दीवारी में बंद हो जाओगे, तो इन्हें लग रहा है कि इससे अच्छा है कि वापसी कर लो। कई काम वालियां हैं वहां पर जो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से आकर यहाँ पर आराम से काम कर रही हैं। कई मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के दौरान, उसमें बांग्लादेशियों की सबसे बड़ी भूमिका थी। टीएमसी का नेता है जिसकी फैक्ट्री है वहां, उसमें कई बांग्लादेशी काम करते हैं। और जब मुर्शिदाबाद में हिंसा की गई तो इन बांग्लादेशियों को बुला लिया गया, इसी फैक्ट्री से निकले लोग। तो ये पूरी इनकी भूमिका कई तरह से यहाँ होती है। यहाँ की चुनावी व्यवस्था को, यहाँ पर शासन व्यवस्था को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही हिंसा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा रोजगार की कमी भी इनके कारण होती है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो बंगाल के जो लोग होंगे उनको रोजगार मिलेगा। इसके कारण जो दिहाड़ी मिलती है मजदूरी के काम में, वो भी कम हो गई है, क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हो गए हैं। तो ये कई तरह की मुसीबत पैदा करते हैं। और डेमोग्राफी जो बदलते हैं वो तो अलग ही है कि हिंदू वहां कम होते जा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग कम होते जा रहे हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, जिससे फिर से विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जब ये 34% थे तब एक बांग्लादेश बन गया था, अब वहां पर ये फिर से 34% होने को है, तो फिर से एक बांग्लादेश की मांग न खड़ी हो जाए, तो सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है और धर्म और संस्कृति बचाने के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए इन बांग्लादेशियों को भगाने के लिए इंतजाम किया गया है। अब यहाँ पर दो तरह से चीजें होंगी, एक कानूनी तरीके से भगाया जाएगा, दूसरा जो इस कारण डर पैदा हो गया है, अभी इस कारण खुद ही भाग लेंगे, जैसे कि अभी भाग रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर एक हाई लेवल कमेटी की घोषणा कर दी है। ये हाई लेवल कमेटी जनगणना आयुक्त और कुछ आईएएस अधिकारियों, कुछ पूर्व आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में बनेगी, और जो इसमें सदस्य होंगे जनगणना आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे। और ये कमेटी अब देखेगी, एक समझ लीजिए एक प्रक्रियागत तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से काम शुरू हो चुका है, कमेटी बन गई है। कमेटी देखेगी कि ये अवैध घुसपैठ की समस्या क्यों है, इसका असर क्या है देश पर, धार्मिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर, इससे किस तरह के बदलाव आए हैं, क्या असर पड़ रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। यानी कि अब ये कमेटी जो है सिफारिश करेगी, अब ये हल बताएगी समस्या का। हाई पावर्ड कमेटी है कि घुसपैठियों को कैसे भगाया जाए, कैसे भारत की डेमोग्राफी परिवर्तन को बदला जाए, जो कि जनसंख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर जानबूझकर हो रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कृत्रिम तरीके से हो रहा है। अब जो ये सिफारिश करेगी उस सिफारिश को सरकार लागू करेगी। अब सिफारिश क्या क्या हो सकती है, एनआरसी की भी सिफारिश हो सकती है कि भाई पहचान की जाए फटाफट इन इलाकों में, कम से कम कि बॉर्डर के इलाकों में पहचान की जाए कि भारत का कौन है नहीं है और इन्हें वापस भेजा जाए। डिटेंशन सेंटर तो बन ही रहे हैं, और भी डिटेंशन सेंटर को लेकर सिफारिश हो सकती है, या फिर एक ऐसी स्क्वाड बनाने की सिफारिश हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ यही काम देखे, जो सिर्फ और सिर्फ वैध घुसपैठियों को पकड़े और उसको पूरी इसकी ट्रेनिंग हासिल हो। तो ये सिफारिशों का इंतजार इसमें है कि क्या सिफारिश करती है और उसके बाद सरकार इन्हें लागू करेगी। सरकार के पास आधार भी होगा, कोई सवाल भी नहीं उठा पाएगा कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो इस सब अब बड़े स्तर पर, एक तरह से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, सबसे ज्यादा बंगाल में हो रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि घुसपैठिए दुम दबाकर अपने देश में निकल रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।